हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ा। यानी कि सबसे पहले सेल डिवाइड करती है, देन देयर इज द इनलार्जमेंट ऑफ द सेल अकर एंड देन इट गेट डिफरेंशिएट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ कर्व। यानी कि ग्रोथ कर्व क्या है? इट इज़ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन of the total growth over a period of the time, that is called as the growth curve, and the total time period during which the growth take place is called as the grand period of growth. It is called grand period of growth during which growth occurs. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के बारे में। दिस इज द टाइम and this is the growth. Okay, right? Now how does the growth occur? This is the growth curve which is obtained and it has 4 phases. अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर 4 phases हैं। वैसे ये ग्राफ आपके सिलेबस में 1-2 बार आएगा, तो आपने ध्यान से देखना है इसको। देखो, फर्स्ट इज द लैग फेज, देन देयर इज द लॉग फेज, and then there is a diminishing phase. Okay, this is the declarative, it is called as the declarating phase. This is called phase and this is called stationary phase. यानी कि इसके अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो लैग फेज में क्या है, ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे कम है, अभी स्टार्टिंग है तो ग्रोथ क्या है, कम है। और लॉग फेज, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। और फिर जो ये हमारे पास ये डिमिनिशिंग जो डेक्लेरेटिंग फेज है, इसके अंदर क्या है, डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ का कम हो रहा है। एंड अगेन इट इज स्लो हेयर, मीन्स देयर इज द slow growth here occurs, and stationary phase no phase no further increase of the growth occur here. आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि लैग फेज में स्लो है, लॉग फेज में बहुत फास्ट है, इस फेज में फिर से स्लो है, और स्टेशनरी फेज में ग्रोथ जो है वो क्या है, आपकी स्टॉप हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। समझ आया? सो दिस इज द ग्रोथ कर्व, एस शेप ग्रोथ कर्व, दैट इज द sigmoid growth curve. Is it clear? हाँ जी बेटा, अब ग्रोथ को मेजर किया जाए, कैसे मेजर किया जा सकता है? आपको पता है कैसे मेजर करेंगे ग्रोथ? बाय इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वेट, है ना? और क्या था? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन ड्राई वेट, राइट? और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, वॉल्यूम आई हैव रिटन, देन इंक्रीज ऑफ डायमीटर इन केस ऑफ ट्री ट्रंक, इंक्रीज ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो लाइकवाइज सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर विच वी कैन कंसीडर टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन द ग्रोथ। ओके, तो अब हमारे पास क्या मेथड है? पहला मेथड है दैट इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो क्या है, आपके पास एक प्लांट है, आप एक स्केल यूज़ कीजिए और उसकी लेंथ मेजर कीजिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप उसका एक टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड रखें। 3 दिन बाद आप फिर उस लेंथ से मेज़र करें, पहले कितनी लेंथ थी आपके पास रिकॉर्ड में है, 3 दिन बाद उसकी लेंथ आपने फिर से मेज़र की, तो अब आपके पास डिफरेंट डाटा आएगा। फिर आप फिर से एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। बट दिस मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज, दिस इज सिंपली द डायरेक्ट मेथड। ओके, दूसरा मेथड है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप क्या है? यानी कि ऐसे ये रखा हुआ, ये है मान लो माइक्रोस्कोप है, ये इसका स्टैंड है, ये दिख रहा है आपको, ये माइक्रोस्कोप है, ये है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब आपने ये क्या है, एडजस्टेबल है, मतलब माइक्रोस्कोप ऊपर नीचे हो सकता है। फर्ज करो आपने एक प्लांट को यहाँ रखा है, इसके सामने कोई भी एक प्लांट है, जैसे मान लो मैंने ये प्लांट रखा और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैंने हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप को इसकी टिप के ऊपर फोकस कर दिया यहाँ पे। ठीक, मुझे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप से मैंने देखा तो मुझे इसकी टिप बिल्कुल विजिबल है। आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आई कीप द रिकॉर्ड इन माई डायरी, देन आफ्टर ए फ्यू टाइम पीरियड व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल ग्रो, है ना?
जहाँ से हमें माइक्रोस्कोप को हमने छेड़ा नहीं है, माइक्रोस्कोप वैसे ही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना डिस्टेंस था, अब क्या होगा, क्योंकि अब हम जब इससे यहाँ से देखेंगे तो हमें उसकी टिप नहीं दिखाई देगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो अब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसकी टिप तक पहुँचने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ऊपर मूव करना पड़ेगा, तो दैट इज़ द ग्रोथ। समझ आया, इस तरीके से हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। तीसरा तरीका और भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज आर्क ऑक्सेनोमीटर। इसके अंदर क्या है, आपने प्लांट लिया, प्लांट के टिप को एक लाइट वेट, इससे हैवी वेट यहाँ पे से लिया और इसके साथ बांध दिया, ठीक है। प्लांट के टिप को पुली यूज करते हुए आपने यहाँ वेट को हैंग कर दिया, ये वेट है, ठीक है, समझ आई बात। और यहाँ पे पुली पे ही एक आपने पॉइंटर अटैच किया जिसकी 2 आर्म्स है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। जो लॉन्ग आर्म है पॉइंटर की, दैट इज फ्री टू मूव ओवर दिस आर्म। समझ आ रही है, ये जो पॉइंटर की ये वाली आर्म है दैट इज फ्री टू मूव। अब क्या किया, हम इसका कैसे निकाल सकते हैं ग्रोथ, द लेंथ ऑफ दिस आर्म, लॉन्ग आर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली। समझ आ रहा है, जैसे यहाँ पे इतनी होगी लेंथ, यहाँ पे इतनी होगी, तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग आर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द पुली। इस तरीके से हम ग्रोथ निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ पॉइंटर मतलब इम्पॉर्टेंट हुआ, क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो हमें सेंटर से उसकी लेंथ लेनी है लॉन्ग आर्म की। अब क्या है, ध्यान से सुनना है, अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा प्लांट, तो जो ये पहले हमने नॉर्मल कंडीशन में इसको रखा, अब आफ्टर फ्यू डेज ये प्लांट ग्रो करने लगेगा। जब ग्रो करेगा तो वेट इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। जब वेट नीचे की तरफ आएगा तो इसके साथ अटैच्ड जो ये पॉइंटर है, पुली मूव की, तो अब ये पॉइंटर अपनी जगह से हिलेगा, और जब हिलेगा तो डेफिनेटली वो किसी और पॉइंट की तरफ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस ट्रैवल हमें मिल गया। एंड बाय द मेथड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि किस तरीके से हम इसकी लेंथ लेके डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस पुली वी कैन कैलकुलेट द ग्रोथ। ओके, सो दिस इज द अनदर मेथड, दैट इज द आर्क ऑक्सेनोमीटर। ये सब समझने वाली चीज़ें हैं बेटा, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया डायरेक्ट मेथड जो आपने स्केल यूज़ किया, दूसरा मैंने बताया हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप आपने यूज़ किया, तीसरा मैंने बताया आपको आर्क ऑक्सेनोमीटर। समझ आई बात आपको? हाँ जी बेटा, एक और मेथड है, दैट इज द ऑटोमेटिक ऑक्सेनोमीटर। इसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पे डबल पुली मैग्नीफाइज द ग्रोथ। अब इसमें कैसे मैग्नीफाई करेगी ग्रोथ को, दैट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर पुली डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द स्मॉलर पुली। 2 पुलीज हैं अभी यहाँ पर। अब जो प्लांट हमने लिया, इसके ऊपर एक सिल्क थ्रेड को टाई करके हमने एक वेट लटका दिया यहाँ पे आप देख रहे हैं। और दूसरा जो बड़ी पुली थी उसमें क्या किया गया, जो ये वेट है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस स्मोक्ड सिलेंडर। स्मोक मतलब जिसके ऊपर कुछ ब्लैक या कुछ इस तरीके से स्मोक पेपर यहाँ पे अटैच्ड है, कवर किया हुआ है, ताकि उस पर हल्का सा भी निशान लगेगा तो वो दिखेगा। अब यहाँ पे क्या किया, पुली की दूसरी साइड पर एक वेट, दोनों तरफ वेट लगा दिया गया सिल्क थ्रेड की हेल्प से लार्जर पुली पे, और इस वेट को अटैच कर दिया गया एक पॉइंटर से। और ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसके ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर विच इज कवर्ड बाय द स्मोक पेपर। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है क्लॉक वर्क यहाँ कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी कि ये स्मोक पेपर लगातार इस तरीके से सिलेंडर घूम रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रोथ होगी, नाउ वेट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस मूव द लार्जर पुली वेट आल्सो, एंड दिस मूव्स द पॉइंटर, एंड द पॉइंटर टच ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे ये पॉइंटर है, ये इस पे है, तो ये बार बार ऐसे गोल गोल घूम रहा है और ये इसको टच करेगा। एंड अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही तो वी विल गेट अ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो एक ही जगह हमें लाइन मिलेगी। अगर ग्रोथ हो रही है तो वी विल गेट द स्टेयरकेस लाइक, इस तरीके से हमें अरेंजमेंट इसकी दिखाई देगी। सो दिस इज द अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक ऑक्सेनोमीटर। समझ आया आपको? तो हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन डायमीटर, इंक्रीज इन ड्राई वेट। So many methods are there, by the direct method, by horizontal microscope, by arc oxenometer and by the automatic oxenometer. Okay? हाँ जी बेटा,
अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, मैंने बताया था कि कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिएंट, क्योंकि ग्रोथ के लिए सेल ने डिवाइड करना है, जिसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए बाकी सब चीज़ें क्रिएट करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, सेल वॉल भी बनानी है, एनर्जी भी चाहिए, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द प्रॉपर अमाउंट। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे प्लांट विल नॉट शो द ग्रोथ। ओके, सेकेंड इज वाटर यू नो दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। अगर प्रॉपरली वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो सेल्स टर्जिड नहीं होंगी, टर्जिडिटी के साथ साथ प्रॉपर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। इफ ऑल दीज थिंग्स विल नॉट अकर द प्लांट विल नॉट बी एबल टू ग्रो। सो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ। देन ऑक्सीजन वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी देन ब्रेकडाउन ऑफ फूड डज नॉट अकर। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल for the plants, okay, for the growth. So oxygen is very important, it is essential for the respiration. तो एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फिर आता है हमारे पास लाइट के लिए हमने पढ़ा कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक प्लांट को ग्रो करना है तो लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और बाद में जाके फ्लावरिंग के अंदर भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फिर आता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर प्रॉपर है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ओनली देन प्लांट कैन ग्रो वेल। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम ही एक्टिव नहीं होंगे। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है इवन देन एंजाइम्स विल नॉट वर्क, ओके, दैट इवन कॉज द स्ट्रेस टू द प्लांट एंड दैट स्टॉप्स द ग्रोथ। Then gravity, for the root and the shoot, gravity plays an important role for the growth of the plant. Then some other factors are also there like salts and minerals, which are very important for the growth of plant. If these are not present then plant show the deficiency symptom. आपने mineral nutrition वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो minerals हैं they play important role, ठीक है। तो ये थे आपके पास conditions of growth कि क्या क्या conditions चाहिए। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ। देखो, आपने पढ़ा कि मेरिस्मेटिक सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, ओके। अगर मेरिस्मेटिक सेल्स दे गेट परमानेंट मतलब ए पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय देम, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई सेल परमानेंट हो गई, लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एट सम स्टेज दिस परमानेंट सेल अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने पढ़ा कॉर्क केम्बियम, आप पढ़ोगे अभी कि केम्बियम की सेल्स कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हो जाती हैं जो कि परमानेंट थी, अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, दिस इज कॉल्ड मीन्स अगेन बिकम meristematic. This is called de-differentiation. Now these meristematic cells again become permanent and lost the capacity to divide. This is called re-differentiation. Is it clear? तो ये 3 पॉइंट आपको आने जरूरी हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, डी-डिफरेंशिएशन क्या है और री-डिफरेंशिएशन क्या है। पहली बार सेल्स मेरिस्मेटिक होती हैं मतलब डिवाइड कर सकती हैं, व्हेन दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फिर कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे परमानेंट सेल्स अगेन बिकम मेरिस्मेटिक एंड start dividing, that is de-differentiation, and when the cells again lost the capacity to divide, that is called re-differentiation. Is it clear? So this is all about this.